नवोदय क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वह है राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा 2023। तो जो आपके पेपर आएंगे बच्चों कुछ इसी तरीके से आएगा राजीव गांधी का पेपर। और आपको सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप सारे इसमें जो डिटेल है, कैसे आपको एमआर शीट भरनी है और कैसा पेपर आपको देना है, सारा आपको वन बाय वन बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आपको इसके फ्रंट पेज की बात कर ले रहे हैं। इसमें देखो बच्चों, इस तरीके से सबसे पहले आपको ये 3 सीलें दिखेंगे। एक यहाँ पर होगी टॉप में, और दूसरी जो सील होगी वो यहाँ पर होगी इस तरीके से, और ये वाली जो आप देख रहे होंगे ये सील, और तीसरी सील जो होगी आपकी सबसे नीचे होगी ये। इसको बोलते हैं हम सिक्योरिटी सील। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा होता है कि जैसे ही आपका पेपर बेल लगती है आपको, तब आपको इस सील खोलने के लिए कहा जाएगा। और सील खोलने का तरीका क्या है मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें आपको पेन या अपनी उंगली डाल करके एकदम झटके से खींच देना है और ये सील खुल जाती है। अगर आप इसे छुटाने का प्रयास करेंगे तो ये फट जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से सील को खोलना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर अंकित करना है, जो आपको आपके जो एडमिट कार्ड मिला होगा उसमें आपको यहाँ पर रोल नंबर दिया होगा, उसको यहाँ पर भरना है। उसके बाद आपको 24 प्रश्न, इसमें पृष्ठ जो होंगे वो 24 होंगे, 24 आपको देख लेने हैं कि 24 पेज हैं, कोई मिसप्रिंट तो नहीं है। अगर मिसप्रिंट है तो उसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस तरीके से कुछ दिशा निर्देश दिए होंगे नीचे, जिन्हें आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए पेपर कितने घंटे का है, 2 घंटे का है। और इसमें जो पेपर में जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे बच्चों 100। कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज कर जाते हैं कि राजीव गांधी में 100 प्रश्न आते हैं, जबकि जवाहर नवोदय में कितने आते हैं हमारे 80 प्रश्न। तो यहाँ पर बच्चों आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इनका भी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, कितने प्रश्न किस विषय में आएंगे। देखो यहाँ लिखा भी है 100 प्रश्न होंगे, 1 से 25 तक हमारे हिंदी भाषा के, और 26 से 50 जो है गणित के होंगे, और 51 से 100 तक जो है हमारे मानसिक योग्यता के प्रश्न होंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ और दिशा निर्देश हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ओएमआर शीट भरने का तरीका दे रखा है। इसमें आपको 4 विकल्प दिए होंगे, A B C D। ठीक है, इस तरीके से विकल्प दिए होंगे, और जो सही आपको बिल्कुल सही उत्तर लगता है उसके आपको आगे गोला कर देना है। मान लिया मेरा बी प्रश्न सही है तो इस तरीके से आपको 4 विकल्प दिए होंगे, 1 2 3 4। अब मेरा बी उत्तर सही है तो आपको कौन से रंग से करना है, नीले या काले पेन से। इस तरीके से आपको ये ब्लैक कर देना है। तो ये आपको इस तरीके से प्रोसेस करना है इसमें। ठीक है, ये मेरा ये ब्लैक हो गया, ये आंसर मेरा ठीक हो गया। इस तरीके से ओएमआर शीट जो भरने से पहले आवश्यक उसके भी निर्देश हैं, उस पत्रक को पृष्ठ भाग पर अंकित हैं, जो उसमें दिशा निर्देश दे रखे हैं उनको भी आप पढ़ लेंगे। परीक्षा के उपरांत ओएमआर उत्तर पत्रक कक्ष निरीक्षक को सौंप दें, और जो प्रश्न पत्र पुस्तिका है परीक्षार्थी उसको अपने साथ ले जा सकते हैं। यानी कि जो ये बुकलेट बच्चे ला रखे हैं, ये 2023 का प्रश्न पत्र है, ये कोई बच्चा स्कूल में जहाँ पेपर देने गया होगा वहाँ से ये ला रखा है, तो आपको भी ये घर के लिए मिलेगी। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं पेपर। तो बच्चों पेपर कुछ इस तरीके से आएगा। पहले आपको 1 से लेकर के 25 तक जो है हिंदी के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र है, इसमें जो है हमारे 10 प्रश्न है पहले पेज पर। तो मैं वन बाय वन आपको क्लियर कराने का प्रयास करता हूँ, एक एक करके हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके, और इस पर आधारित आपको और प्रश्न भी बनाने का प्रयास करेंगे। देखो पहला प्रश्न आ रखा है हमारा कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो आप जानते ही हैं कि हिंदी भाषा की जो लिपि है हमारी क्या है, देवनागरी है। तो आपको ये आना चाहिए, और नहीं आता है तो आपको याद रखना है, आगे नहीं भूलेंगे कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी है। तो आपको ये स्टेप जो पहला क्वेश्चन है ये आपका सॉल्व हो गया है। और आपको विकल्प सी पर आपको क्या करना है, इस तरीके से A B C D आपको 4 विकल्प दिए होंगे, इसमें से जो सी उत्तर होगा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो सी वाले पर आपको इसको क्या करना है, इस तरीके से ब्लैक या ब्लू कर देना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 में आप देखेंगे क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। अब आप जानते हैं, देखिए बच्चों मैं आपको बार बार कहता हूँ, फिर बता रहा हूँ। देखो जो हमारे अ से लेकर के ज्ञ तक, इन सबको पहले आप जो है एक बार लिख लीजिए। अ से लेकर के ज्ञ तक के सारे अल्फ़ाबेट वर्णमाला को लिख लीजिए, और सभी को लिखने के बाद उनका उच्चारण स्थान, उनके ह्रस्व स्वर क्या हैं, दीर्घ स्वर क्या हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, इनके स्थान क्या हैं। तो उस तरीके से आप जब तैयारी करोगे तो आपको ऐसे सवालों पर मतलब जो है टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब जिन्होंने पढ़ा होगा वो तुरंत बता सकते हैं कि जो क वर्ग है, क वर्ग के जो हमारे वर्ण होते हैं, वैसे जो क वर्ण का स्थान है वह है हमारा कंठ।
ठीक है। इसकी एक ट्रिक भी है, क से कंठ और क से क वर्ण, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा क वर्ण के जो स्थान है, उच्चारण स्थान, वह क्या है, हमारे कंठ है, ठीक है। क ख ग घ ये हमारे जो है क्या है, कंठ के उच्चारण स्थान है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। दीर्घ स्वर नहीं है। अब कई बच्चे क्या काम करेंगे कि दीर्घ स्वर देखेंगे और आ पर लगा देंगे, या जो बच्चा ई को देखेगा ई पर लगा देगा, जो बच्चा ऊ को देखेगा ऊ पर लगा देगा, ठीक है। तो प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है कि दीर्घ स्वर नहीं है। नहीं को हम नहीं पढ़ते हैं पेपर में जल्दबाजी में, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, पेपर को बहुत ही धैर्यपूर्वक आपको पढ़ना है। तो इसमें लिखा है कि दीर्घ स्वर नहीं है, तो आपको मालूम होना चाहिए दीर्घ स्वर क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। हम आपको बताते चलते हैं। देखो बच्चों, ह्रस्व स्वर जो होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं, अ, ई, उ और री, ये हमारे जो है ह्रस्व स्वर होते हैं। फिर इनके अलावा जो बचे वो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। देखो, ह्रस्व स्वर जो कम समय में सब जो वर्ण बोला जाए, और दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से अधिक समय जिसमें लगे, जैसे आ, ई, ऊ, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, दीर्घ स्वर हैं। तो इसमें जो विकल्प होगा वो होगा हमारा बी, यानी कि ऋणी, री, ऋषि ऋषि, ठीक है। ये वाला जो हमारा इसमें दीर्घ स्वर होगा, सॉरी दीर्घ स्वर नहीं होगा, दीर्घ स्वर नहीं है, तो कौन सा नहीं है, री। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं है। तो देखो, क्रिया तो नहीं है, क्रिया आप जानते हैं, ठीक है, ये हमारा नहीं हो गया। विशेषण जो विशेषता बताता है ये भी नहीं होगा। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है ये भी नहीं होगा। तो क्या बचा, सर्वनाम। तो इस तरीके से भी आप सवालों को हल कर सकते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए क्रिया क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण क्या है। मैंने सारे टॉपिकों पर, हिंदी के जो राजीव नवोदय में आते हैं सारे टॉपिक 1 बाय 1 मैंने आपको क्या कहते हैं, सारे नवोदय की क्लास चैनल पर डाल रखे हैं। तो जिनको अभी तक नहीं मिले हैं वो मेरे चैनल पर जाएं, @नवोदय की क्लास, NAVODAYA की क्लास। तो इस तरीके से आप वहाँ पर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आपको सारे स्टेप बाय स्टेप सारे वहाँ देखने को मिलेंगे। अब अगला है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। वर्ण क्या है हमारे, आप जानते हैं, अ से लेकर के जो ज्ञ तक हैं वह हमारे वर्ण हैं। अब इनके व्यवस्थित क्या हुआ, जो क्रम से लगे हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ठीक है। फिर इस तरीके से ये जो समूह बनता है वो हमारा समूह बनता है बच्चों वर्णमाला का, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, वर्ण समूह नहीं होगा, वर्ण संग्रह नहीं होगा, वाक्य नहीं होगा। तो हमारा विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 है हमारा, किसी शब्द के जुड़ने के बाद, क्या करा है, किसी शब्द के बाद में जुड़ने वाला शब्दार्थ को कहते हैं। देखो बच्चों, बहुत सरल सवाल है। अब जिसने पढ़ा होगा उसका आएगा, जिसने नहीं पढ़ा हुआ तो नहीं आएगा। मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों बता रखे हैं। अब क्या कह रहा है, किसी शब्द के बाद में, अगर किसी शब्द के बाद में कोई शब्द जुड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। और किसी के आगे शब्द अगर हम लगा देंगे तो उसे उपसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। अगर हमने मान लिया किसी शब्द के आगे कुछ शब्द लगा दिया तो उसे उपसर्ग बोलेंगे, और किसी के बाद में लगा दिया, जैसे ये मान लिया हमारा बॉक्स है, इसके अगर हम कोई आगे शब्द लगा दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उपसर्ग, और अगर पीछे लगा रहे हैं तो प्रत्यय। समझ में आ गया। ये हमारे जो है शब्दार्थ को क्या कहेंगे, तो प्रत्यय कहेंगे। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए, पावक का संधि विच्छेद है। तो पावक का संधि विच्छेद क्या होगा, पौधन अक। पौधन अक जो है क्या हो जाएगा हमारा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से शुद्ध शब्द है। देखिए बच्चों, शुद्ध शब्द क्या है, ज्योत्सना। अगर इसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे, पढ़ेंगे तो ज्योत्सना। तो अब इसमें आपको एक बात और बताता चलता हूँ। देखो, पहले इसे पढ़ लेते हैं फिर करते हैं। फिर अगला है जयोत्सना, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। अगला है ज्योत्सना, अगला है ज्योत्सना। तो ये हमारा बिल्कुल विकल्प सही है। अब देखो क्यों है, जो शब्द हम आधा लिखते हैं, यानी कि अर्ध अक्षर लिखते हैं, अर्धवर्ण लिखते हैं, आधा शब्द जो लिखते हैं, आधा अक्षर जो लिखते हैं, उसमें हम क्या काम करते हैं,
कम समय लेते हैं। कितना समय लेते हैं? कम समय लेते हैं। पूर्ण वर्ण पढ़ने के लिए हमें पूरा समय लेना पड़ता है, आधे के लिए आधा समय लेना पड़ता है। ठीक है, तो जब हम इस 100 को पढ़ते हैं, इसकी ध्वनि निकालेंगे तो क्या आएगा? हमारा पूरा 100 आएगा। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल सही होगा, ज्योत्सना। इस तरीके से और बहुत सारे हमारे शब्द हैं जिनको आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको आप कठिन शब्दों वाली वीडियो को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कारण है पाप का लोभ। कारण है पाप का लोभ, इस वाक्य का सही क्रम बताइए। ये जंबल वर्ड जिसे हम बोलते हैं, मतलब आगे पीछे लगा रखा है, इसको हम सही पढ़ेंगे तो क्या है? देखें, पाप है लोभ का कारण, पाप है लोभ का कारण, लोभ पाप का कारण है कारण लोभ पाप का, लोभ का कारण है पाप। तो कौन सा सही लग रहा है इसमें? ये गलत हो गया हमारा, ये भी गलत हो रहा है। पाप है लोभ का कारण, ये भी गलत है। लोभ पाप का कारण है, ये बिल्कुल विकल्प सही है। तो विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 10 की ओर। तो 10वां प्रश्न हमारा, अर्धविराम लिखा जाता है। तो अर्धविराम कैसे लिखा जाता है? अर्धविराम कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, विकल्प सी। ठीक है, अब ये इस सब ए में जो दे रखा है ये क्या है? देखो, ये भी आपको आने चाहिए। इसको हम क्या बोलेंगे? पूर्ण विराम। अर्धविराम ये हो गया सी वाला, इसे बोलेंगे पूर्ण विराम, इसे बोलेंगे विस्मयबोधक चिन्ह, और इसको क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये भी आपको आने चाहिए, इनके नाम भी आने चाहिए। इसके अलावा भी और नाम है, उनको भी आपको याद करना है। और याद कैसे करेंगे? @नवोदय क्लास पर जाएंगे, पूरी वीडियो आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 है, कनक कनक शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो सही अर्थ क्या है इसका? देखेंगे, कनक दो अर्थ हैं, दोनों का नाम एक ही है, कनक और कनक। अब दोनों का अलग है। धातु धतूरा, ये गलत हो गया। चांदी धतूरा, ये गलत हो गया। सोना धतूरा, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। तिनका धतूरा नहीं है। अब ये तो बच्चों आपने जब पढ़ रखा है तभी आपको क्लिक करेगा, अन्यथा आपको ये नहीं आएगा। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। पेड़ से पत्ता गिरता है। अब देखिए, कारक पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। तो इसमें जो पत्ता गिर रहा है वो क्या हो रहा? अलग होने का हमें संकेत दे रहा है। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। इसमें विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 13 की ओर। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या होगा हमारे इसमें? दशानन। तो समास पर भी आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी, आप उसे देख सकते हैं। तो इसमें जो है दशानन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलने वाले शब्द को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए, इसमें जो विकल्प होगा बच्चों वो होगा हमारा समास। क्यों होगा? क्योंकि इसमें ये कह रहा है चिन्हों को छोड़कर मिलने वाले शब्दों को कहते हैं, तो उसको समास कहते हैं। ठीक है, संधि नहीं कहेंगे, संधि जोड़ने वाले को बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें विकल्प 20 का सही उत्तर होगा। आगे प्रश्न संख्या 15 की ओर। जो जानने को उत्सुक है के लिए एक शब्द है। तो जानने के लिए जो उत्सुक है उसको क्या बोलेंगे? जिज्ञासु। ठीक है, तो इसका विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? आरोह का विलोम होगा। तो आरोह का क्या होगा? आपने गणित में पढ़ा होगा आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो आरोह, आरोही, मात्रा हटा दी, अगर हम इसमें मात्रा लगा देते हैं तो आरोही, आरोही का क्या होगा? अवरोही, अवरोही यानी कि ये अवरोह। तो आरोह का क्या हो जाएगा? अवरोह, यानी कि विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17 की ओर। लोचन का पर्याय है, पर्याय मतलब पर्यायवाची। तो पर्यायवाची क्या होगा इसका लोचन का? देखो, गगन ये नहीं होगा, वसन नहीं होगा, गर्दन नहीं होगा, नयन होगा। जिसने बच्चे ने याद कर रखा होगा तुरंत इसका उत्तर बता सकता है। लोचन और नयन दोनों आँख के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। आग बबूला होना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आग बबूला होना यानी कि क्रोधित होना, यानी गुस्से में होना। ठीक है, अगला है 19वां प्रश्न। यक्षत्रज्ञ, ये तीनों हैं। अब देखो, मैं अभी आपसे शुरू में जब मैं बात कर रखा था तो अ से लेकर के बार बार कह रहा हूँ ना ज्ञ तक, इनको आप सही से याद कर लीजिए, इनके उच्चारण स्थान, इनका प्रयोग, ताकि आप जो है बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर सकें। अब आप तुरंत बता सकते हैं कि यक्षत्रज्ञ हमारे क्या हैं? संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है, अब आपको अगर आपने ये नहीं पढ़े होंगे तो आप यहाँ पर कंफ्यूज करेंगे, इसीलिए क्या काम करेंगे आप अ से लेकर के ज्ञ तक इनके पद, इनके स्थान, इनके नाम सही से याद कर लेंगे। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? ए, संयुक्त व्यंजन।
अगला प्रश्न है हमारा 20वां, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग है। तो सम्राट शब्द का जो स्त्रीलिंग है वह क्या होगा हमारा, इसमें सम्राटी नहीं होगा, सम्राज्ञी या साम्राज्ञी या सम्राटी, सम्राटनी। तो ये हमारा विकल्प 20 का सही उत्तर होगा सम्राज्ञी। ठीक है, सम्राज्ञी जो है इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। तो प्रश्न संख्या 21 से 25 तक के लिए आपको एक गद्यांश दे रखा है। इसके निर्देश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। ये माता सरस्वती से लेकर के और आपको ये जो सवाल है प्रार्थना करो तक आपको पढ़ लेना है और उसके बाद इसके उत्तर देने हैं। तो आई होप आप इसे पॉज करके पढ़ लेंगे और फिर इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो मैं सीधे सीधे उत्तर की ओर ले चलता हूँ आपको। सरस्वती पूजा कब होती है? अब देखो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है सरस्वती पूजा कब होती है। सरस्वती पूजा जो हमारी ये लिखा है इसमें कि इनकी पूजा माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी अर्थात बसंत पंचमी को होती है। ठीक है, तो उत्तर भी आपको दिखाता चलता हूँ मैं। तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बसंत पंचमी। विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 22वां, विद्या और ज्ञान की देवी हैं। तो देखो इसमें लिखा भी होगा कहीं विद्या और ज्ञान की देवी। तो देखो आपको अगर ये ढंग से एक बार पढ़ लिया आपने तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। तो हमारा जो पूरा पाठ है किसके पर आधारित है, सरस्वती पर। तो सरस्वती जो है इसकी क्या होगा, विद्या और ज्ञान की जो है देवी कहलाएंगी। इसमें लिखा भी होगा कहीं, देख लेते हैं। देखो ये लिखा है माता सरस्वती विद्या और ज्ञान की देवी हैं। अगला है हमारा प्रश्न का 23, हंस प्रतीक है। अब देखो हंस किसका प्रतीक है, देखो हंस यहाँ भी लिखा होगा। हंस जो प्रतीक है किसका है, अब देखेंगे आप, ये लिखा है हंस जो है, हंस ज्ञान का सत्यासत्य निर्णय का प्रतीक है। तो इसमें देखो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सत्यासत्य निर्णय का प्रतीक है। ठीक है, अगला है हमारा प्रश्न संख्या 24, जीवन को मधुर और सरल बनाने में सहायक है। तो जीवन को सरल और सरस, मधुर और सरस बनाने में कौन सहायक है, देखेंगे इसे भी। तो संगीत जो है आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखो, ये लिखा भी है, संगीत जो है मधुर और सरस बनाता है ना। इसी में आपको उत्तर सारे देखने को मिलेंगे। अगला है हमारा लास्ट प्रश्न, किनके अच्छे विचार और ज्ञान पाने की प्रार्थना करनी चाहिए, मनुष्य, पशु से, पक्षी से, सरस्वती माता से। तो किससे अच्छे ज्ञान और वो हमें प्राप्त होते हैं, तो देखो आप इसमें ध्यान से देखोगे, सरस्वती के चरणों में सौंप दें और उनसे अच्छे विचार और ज्ञान प्राप्त करें। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, सरस्वती माता से। तो इसका विकल्प डी होगा। तो आई होप आपके 25 प्रश्नों में से 25 सही होंगे। अब जो अगले हमारा सेशन है वो है गणित का। अब गणित की ओर चलते हैं। तो ये गणित का हमारा सेक्शन शुरू होता है 26 से 50 प्रश्न तक। तो इसमें 26वां प्रश्न है बच्चों कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब देखो बच्चों, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है, सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी वे संख्याएं होती हैं जो 1 से लेकर के और अनंत तक होती हैं। ठीक है, यह अनंत का सिंबल है। लेटा हुआ 8 जो होता है वो अनंत का सिंबल होता है, यानी कि इन्फिनिटी। तो अब हमसे पूछा है इनका औसत, और औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्याएं। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलो इसे जानते हैं। तो इसे देखते हैं। देखिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का जो हमारा जो कह रहा है, तो वो हमारी 5 प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5, यही क्रमानुसार हमारी 5 प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। अब इनके हमारे औसत की बात कर रहा है, तो औसत का अगर हम सूत्र बनाएंगे तो सूत्र बनेगा हमारा सभी संख्याओं का योग और बट्टे में आ जाएगा कुल संख्याएं। तो सभी संख्याओं का योग अगर हम इन सब का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 मिला करके टोटल हो जाएगा हमारा 15, और बट्टे कितना हो जाएगा 5। 5 क्यों होगा, क्योंकि हमारी संख्या अगर हम काउंट करेंगे तो कितनी होंगी, 5। नंबर कितने हैं हमारे, 5। तो अब देखेंगे आप इसमें 15/5, तो 15/5 को अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 5 का भाग जब मैं 15 में दूंगा, 5 दिए 15, 3 बार कटेगा, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 3। इसी तरीके से हमारा इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो इसका जो विकल्प होगा बच्चों वो होगा हमारा 3, यानी कि सी विकल्प इसका बिल्कुल सही होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 27वां प्रश्न कह रहा है बच्चों
कि 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब आप देखते होंगे 3 अंकों की पूछ रहा है। सबसे पहले हमारे कितने अंक होने चाहिए? 3। तो अब इस सवाल को हम जो है विकल्प से कर सकते हैं। देखो कैसे। सबसे पहले हमसे कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कह रहा है, ठीक है। तो इसमें ये कितने अंक हैं बच्चों? हमारे 2 अंक। तो ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब ये ऑप्शन सही हो सकता है, ये ऑप्शन सही हो सकता है, ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा, क्योंकि क्या कह रहा है? पूर्ण वर्ग संख्या। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या हमारी 999 नहीं होगी। अब या तो हमारी 100 पूर्ण वर्ग संख्या होगी या 121 होगी। अब हम आपको बार बार बता चुके हैं कि आपको कम से कम 20 तक या 25 तक वर्गमूल याद होने चाहिए। तो अब आप जानते हैं कि ये 100 है, ये 10 का वर्गमूल है, और ये जो है 121 किसका है? 11 का, ठीक है। तो अब इसमें छोटी संख्या पूछ रहा है, तो आप इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो आप जानते हैं कि 100 जो है हमारी सबसे छोटी संख्या है। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा, यानी कि 100 इसका आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं 28 प्रश्न। अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है भी। ये कह रहा है कि 3600 सेकेंड बराबर है। तो 3600 सेकेंड किसके बराबर है? हम जानते हैं कि 1 घंटे बराबर कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं। अब इसे हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे, देखिए 3600 सेकंड में हमसे पूछा है कि 3600 सेकंड बराबर कितनी मिनट या कितने घंटे होंगे। तो हम जानते हैं बच्चों कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? हमारी 60 मिनट होती हैं। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? हमारी 60 सेकंड होती हैं। अब 1 घंटे या 60 मिनट में कितनी हमारी जो है सेकंड्स होंगी? तो हम जानते हैं कि 1 घंटे बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो 1 मिनट में जब 60 सेकंड हो रही हैं तो 60 मिनट में कितनी सेकंड होंगी? 60 गुणा 60, ठीक है। अब अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखो सबसे सरल तरीका बताऊंगा कैलकुलेट करने का। 6 का गुणा 6 में कर दीजिए, 6 छक्के 36, यानी 6 6 36 हो गया। और 2 जीरो, ये 2 जीरो इसके पीछे एक जीरो है, एक जीरो है इसके पीछे लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 3600, यानी कि 3600, यानी कि 3600 या 3600 सेकेंड इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं विकल्प की ओर। तो इसमें हम देखेंगे कि 3600 सेकंड किसके बराबर हो रहा है बच्चों? आप ध्यान से देखेंगे तो 3600 जो सेकंड है वो 1 घंटे के बराबर भी हो रहा है और 60 मिनट के। अब जो हमारा विकल्प होगा वह ठीक हो जाएगा। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें देखो हमारा 60 मिनट है नहीं, 1 घंटा है, तो 1 घंटा इसमें विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन। तो 29 क्या कह रहा है? आप देखिए ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को भी। ये कह रहा है 2 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम है। अब ध्यान से आप देखेंगे तो क्या पूछ रहा है? अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो वे संख्याएं जो स्वयं से और एक के अलावा किसी से ना कटें, वे अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब हमसे कह रहा है 2 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक के लिए क्या करेंगे? मान लिया हमने कोई संख्या 5 है और दूसरी संख्या हमारी 7 है, ठीक है। तो अगर इन दोनों का हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे, यानी कि गुणनफल करेंगे, तो वह हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। हमारा उत्तर हो जाएगा 5 7 35, ठीक है। इस तरीके से हम इसका लघुत्तम समवर्तक निकाल सकते हैं। तो उनका जो गुणनफल होगा बच्चों, वही उसका जो है एलसीएम होगा। हाँ, अगर इसकी जगह हमसे पूछेगा कि 2 अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, यानी कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो हमारा उत्तर सदैव और सदैव क्या आएगा? 1 आएगा। ये दो प्रश्न यहाँ पर मैंने आपको बना दिए हैं। लघुत्तम समवर्तक उनका गुणनफल होगा, और अगर महत्तम समवर्तक पूछेगा तो उसका एचसीएफ पूछा है तो वो उसका उत्तर होगा 1, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 30वां प्रश्न। अब देखिए 30 प्रश्न भी बहुत अच्छा है। 30 प्रश्न क्या कह रहा है? 30 प्रश्न कह रहा है हमारा, प्रश्न संख्या 30, रोमन संख्यांक x, c और 1 1 बराबर है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो हमसे क्या पूछ रहा है? x और c और 1 1 ये किसके बराबर है? तो देखो बच्चों, इस सवाल को हल करने से पहले आपको एक ट्रिक बताऊंगा। जिन्होंने हमारी नवोदय की क्लास पर ये रोमन संख्या वाली वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखें। उसमें मैंने बहुत लंबी वीडियो बना रखी है, आपको सारे इसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो बच्चों, जब भी आपसे इस तरीके से सी, अगर हमसे सी कह रहा है तो सी का मान क्या हो रहा है? आप जानते हैं सी का मान हमारा 100 होता है, ठीक है। अगर इससे पहले कोई संख्या लग जा रही, कोई अल्फ़ाबेट लग जा रहा है, जैसे एक्स जो आ रहा है सी से पहले आ रहा है, तो हमने आपको बता रखा है उस वीडियो में, तो 100 माइनस इसका मतलब x का मान क्या होता है? 10। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो 100 माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो c और x, यानी कि c से पहले x आ रहा है तो x का मान हो जाएगा -10। तो -10 कर दिया 100 में से, तो कितना हो जाएगा हमारा? 90,
ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 90। अब हमसे क्या करा, दो ये आई करके दो और दे रखा है, यानी कि 2 नंबर और कह रहा है, तो 90 में क्या करना है, 2 और ऐड कर देना है। अगर देखो एक बात और बता देता हूँ इसमें, अगर हमारी संख्या आगे है तो उसमें ऐड होगा, पीछे है तो माइनस होगा, ठीक है। अब इसमें कौन सी संख्या आगे है पीछे, तो इसका भी एक ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको। हमारी कुछ संख्याएं जैसे V, X, L, C और D, M, ये हमारी संख्या है। अगर मान लिया L से पहले X है तो L का जो मान है हमारा 50, इसमें से 10 कम होगा। अगर C से पहले X है तो क्या होगा, 10 कम होगा। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अगर इसके आगे X लगाए तो 50 में 10 जोड़ोगे, C के आगे X लगाए तो इसमें 100 में 10 जोड़ोगे, ठीक है। ये ट्रिक होती है इसकी, आपको याद रखना है। बाकी मैंने वीडियो में पूरा कंसेप्ट क्लियर कर रखा है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, X और C का मान कितना हो गया, 90, और ये जो 2 है, 2 डंडे, इनका मान हो जाएगा 2, 90 में 2 जोड़ा तो 92, यानी कि 92 विकल्प हमारा बी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं 31 क्वेश्चन। अब देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है 300 विद्यार्थियों में 120 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, तो लड़कों का प्रतिशत क्या होगा। तो देखो बच्चों, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। अब देखेंगे आप कि कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं, 300, इसमें लड़कियां कितनी है बच्चों, 120, तो लड़के कितने हो जाएंगे। अगर मैं कुल बच्चों में से लड़कियों की संख्या घटा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, लड़के। तो मैंने घटा दिए, तो कितना आ गया हमारे पास लड़के, 180। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा था कि कितने प्रतिशत, तो लड़कों का प्रतिशत निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, कुल लड़के, जो हमारे पास लड़के दिए गए हैं, कुल लड़के बट्टे कुल विद्यार्थी, कुल बच्चे कितने हैं। और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, जब भी बच्चों प्रतिशत निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि गुणा 100 कर देंगे। 100 क्यों करेंगे, क्योंकि प्रतिशत निकालते हैं और प्रतिशत का मान क्या होता है, 100, ठीक है। तो इंटू 100 कर देंगे। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 180, जो कुल लड़के हैं हमारे 180 हैं, और कुल विद्यार्थी हैं हमारे 300, और इंटू 100। अब इसे देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 3 से काटो, 3 छक्के 18, और एक जीरो जो है पीछे आ जाएगा, तो कितना उत्तर हो जाएगा इसका, 60, यानी कि 60% इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब इसका विकल्प देख लेते हैं। विकल्प में क्या है हमारा, तो विकल्प है हमारा 60%, तो प्रतिशत क्या होगा इसका, 60% इसका आंसर आएगा। लड़कों का जो प्रतिशत होगा वो 60% होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 32वां प्रश्न 32। अब देखिए सबसे बढ़िया प्रश्न है ये, निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न क्या है। देखो बहुत सरल सवाल भी है और बहुत इसमें हमें कंफ्यूज भी कर देता है, तो आपको घबराना नहीं है। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसकी। देखो बच्चों, इसकी ट्रिक ये है कि निम्नलिखित में सबसे बड़ी भिन्न क्या है। अब देखो, मान लिया मैंने कहा ये एक हमारे पास सेब है, पूरा एक सेब है। अगर मैं एक सेब के कितने टुकड़े करूँगा, 1/3, यानी कि एक सेब के 3 टुकड़े, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर 3 टुकड़े मिलेंगे, सॉरी 3 हिस्से का 1 हिस्सा मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मेरे में जो सेब है मैंने उसको 2 भागों में बांट दिया तो मेरे को 1 टुकड़ा मिलेगा, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा टुकड़ा मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं एक सेब के 4 टुकड़े करूँगा तो मेरे को एक चौथा हिस्सा मिलेगा, और यहाँ पर मैं एक सेब के 5 टुकड़े करूँगा तो मेरे को 1/5 मिलेगा। तो आप जानते हैं, अगर मैं एक सेब के 5 टुकड़े करूँगा तो मेरे को कौन सा हिस्सा मिलेगा, 1/5। तो यहाँ पर मैं आधा सेब मेरे को मिल जा रहा है, यहाँ 1/3 मिल रहा है, तो मेरे को बड़ा टुकड़ा कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर 1/2 पर, और कम टुकड़ा कहाँ मिल रहा है, मेरे को 5वां हिस्सा मिल रहा है वहाँ पर, ठीक है। एक सेब को ऐसे मान के चल सकते हैं कि एक सेब को हम 5 बच्चों में बांट रहे हैं, या एक सेब को 4 बच्चों में बांट रहे हैं, या एक सेब को 2 बच्चों में बांट रहे हैं, तो यहाँ पर एक सेब को 3 बच्चों में बांट रहे हैं। तो हमें कहाँ पर हिस्सा ज़्यादा मिलेगा, आप जानते ही होंगे अब कि हमारा जो हिस्सा होगा 1/2, यानी कि आधा हिस्सा यहाँ पर मिलेगा। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, यही हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 33वां प्रश्न, 55% में क्या जोड़ें कि वह समकोण बन जाए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको समकोण कोण समझ में आना चाहिए। देखो कोण हमारे इस तरीके से समकोण होता है, मतलब एल आकृति या टी आकृति, यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये हमारे सब क्या होंगे, समकोण होंगे। तो अब ये कह रहा है जो ये वाला एंगल बनता है, ये बनता है हमारा बच्चों 90 डिग्री का। अब ये कह रहा है 55 डिग्री में क्या जोड़ें कि समकोण बन जाए। तो हमारा समकोण बनने के लिए क्या हो जाए, 90 डिग्री। तो मान लिया हमने 55 डिग्री में हमने कहा कि x डिग्री जोड़ दें, और उत्तर कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री। अब हमें x का मान निकालना है, तो x को x की जगह रखेंगे, 90 में से क्या करेंगे, 55 को कम कर देंगे। तो 55 को कम कर दिया तो कितना आ जाएगा, 5, और 8 में से 5 गए तो 3, यानी कि 35 डिग्री आंसर आएगा हमारे, यानी कि विकल्प ए सही आंसर होगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 34। बहुत अच्छा सवाल है। प्रश्न कह रहा है एक संख्या में 6 से भाग देने पर 7 आता है और
शेष 3 आता है तो वह संख्या होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे भी देख लेते हैं। तो देखेंगे बच्चों, इसमें कह रहा है कि एक संख्या 6 से भाग देने पर, मान लिया ये हमारी ये 6 है, इससे हम भाग दे रहे हैं और यहाँ पर हमारी एक संख्या है, ठीक है। इससे भागफल कितना आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है और शेषफल कितना आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है। ये हमसे प्रश्न कह रहा है 6 से अगर हम भाग देंगे तो उत्तर हमारा यहाँ पर जो है हमारा क्या आएगा, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का बच्चों गुणा कर दें, क्योंकि हमेशा हमारा इन दोनों का हम आपस में गुणा करेंगे और इसको अगर ऐड कर देंगे तो उत्तर हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो 6 का गुणा 7 में कर देंगे, 6 सत्ते 42 हो जाता है और इसमें 3 को ऐड कर देंगे शेषफल को, तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब देखिए, आप करके भी देख लेंगे उत्तर 45 कैसे आ रहा है। देखो, अगर मैं 6 का भाग 6 का भाग अगर मैं 45 में करता हूँ तो देखिए 6 सत्ते 42 और कितना बचेगा, 3, वही आ रहा है ना। या आप इसके ऑप्शन रख के भी देख सकते हैं। तो उत्तर क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पर 7 आ रहा है और यहाँ पर 3 आ रहा है, जो कि इसमें प्रश्न में दे भी रखा है। तो इस तरीके से इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। तो विकल्प क्या हो जाएगा इसका, सी। विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं 35 की ओर। बहुत अच्छा प्रश्न है। ₹1 और 25 पैसे का अनुपात है। देखो बच्चों, जब भी ऐसा प्रश्न आता है, मैं बार बार बताता हूँ, इसमें आप 2 चीज़ें ध्यान से देखेंगे। नंबर 1 ये संख्या और दूसरी ये संख्या। अब सबसे पहले इनको क्या करेंगे, हम एक जैसे पद में क्या कर लेंगे, बना लेंगे। मतलब ये रुपए में है, ये पैसे में, दोनों में अंतर है। अगर आप 1:25 करेंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या काम करना है, इस रुपए को हम क्या काम करेंगे, पहले पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे या इस पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। पैसे से रुपए कन्वर्ट करने में डेसिमल में जाएगा, हमें ज़्यादा टफ पड़ेगा। तो हम क्या काम करेंगे, इसको रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप जानते हैं कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं बच्चों, 1 रुपये बराबर 100 पैसे होते हैं, ठीक है। 100 पैसे होते हैं। तो 1 रुपये बराबर 100 पैसे हो गए, यानी कि 100 पैसे तो ये हो गए अनुपात, और फिर क्या करा 25 पैसे का, 25 पैसे यानी कि P फॉर पैसे, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, 25 एकम 25 और 25 चौके 100 यानी कि 4:1 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो विकल्प बी इसका उत्तर जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 36। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या एवं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल। देखो बच्चों, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 अंक और ये 2 अंक, ये सबसे छोटी संख्या हो गई, ठीक है। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या होगी 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। अगर देखिए बड़ी संख्या पूछेगा, जितने अंक की उतनी बार आप 9 बना दीजिए, सबसे सरल तरीका है। और फिर क्या करा, गुणनफल। गुणनफल के लिए क्या करना है, गुणा का निशान लगा देना है। जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो क्या काम करेंगे, इस जीरो को उठा करके अंत में रख देंगे, यानी कि 1 9, 2 9, 3 9 और पीछे को 0। और 1 का गुणा आप 9 9 में करोगे तो उत्तर क्या आएगा, 9 ही 9 9 आएगा। भाई 999 एकम 999 आ गया, फिर पीछे से 0 आ गया, तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा 9990, यानी कि 9990। कौन सा विकल्प है इसमें, विकल्प डी। तो डी आंसर इसका हमारा सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न बढ़ते हैं 37वां। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, 28,307 में 8 के स्थानीय मान एवं प्रत्यक्ष मान का योग होगा। तो देखो बच्चों, प्रत्यक्ष मान इसका एक नाम और है, इसको हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, या जातीय मान भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है, जातीय मान, प्रत्यक्ष मान या फेस वैल्यू बात एक ही है। अब इसका स्थानीय मान देखेंगे, यानी कि 2 8 और 3 0 और 7। अब देखो, मैंने आपको बता रखा है कि इसमें जब भी हमारा स्थानीय मान निकालना है तो हमारा वही मान रहेगा जहाँ पर इसका स्थान है, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार का मतलब 8000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। अगर जो बच्चे कंफ्यूज करते हैं पढ़ने में तो क्या काम करेंगे, 8 के नीचे 8 लिखेंगे और जितनी संख्याएं उनके नीचे क्या करेंगे, शून्य लगा देंगे। ये सबसे सरल तरीका है अगर आपको स्थान पढ़ने में दिक्कत है। तो ये हमारा स्थानीय मान निकल के आ गया। और प्रत्यक्ष मान क्या होता है, जो जिस का प्रत्यक्ष मान, मतलब जो हमसे पूछा है वही उसका प्रत्यक्ष मान होगा। जैसे 8 का प्रत्यक्ष मान क्या होगा, 8 ही होगा। अब पूछा क्या, योग, तो 8 इसको यहाँ रख करके इनका ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 8 0 और 0 या 8, यानी कि 8008, 8008, जो कि विकल्प हमारा सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 38 की ओर। बहुत अच्छा प्रश्न है भी। इसे देखो, सरलतम मान कैसे निकालना है इसका, 3 सही 2/5 गुणा 5 सही 5/6 गुणा 6 सही 6/17। तो इसे कैसे करेंगे, देखो बच्चों, तो 3 सही 2/5, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो देखो, पहले इसे सॉल्व करना बता देता हूं आपको। 3 सही 2/5 को करेंगे तो बच्चों इन दोनों का
सबसे पहले इस तरीके से हमारे जैसे घड़ी चलती है ना क्लॉकवाइज, इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो पहले नंबर पर ये हो गया, दूसरे पर ये हो गया, तीसरे पर ये हुआ। तो 1 का गुणा 2 में, फिर उसमें दो में जो भी उत्तर आएगा उनको 3 में जोड़ देंगे, मतलब 5 का गुणा 3 में, फिर इसमें धन हो जाएगा 2। तो 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 दिए 15 और 15 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 17। तो इसका उत्तर आएगा 17/5। क्लियर है? किसका? ये केवल इस वाले फ्रैक्शन का, इस वाले जो हमारी मिक्स फ्रैक्शन है इसका आ जाएगा 17/5। ठीक है, इसी प्रकार इसे करेंगे। दूसरा भी देख लीजिए तरीका क्या है। 5 सही 5/6 ये हमारा दूसरा मान है। तो 6 का गुणा किस में होगा? 6 पंजे 30, फिर इसमें 5 को ऐड कर दोगे तो 30 में 5 ऐड करो क्या हो जाएगा? 35/6। तो 35/6 दूसरे का मान आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारा मान आ गया 17/5 पहले वाले का, दूसरे का आ गया 35/6 और तीसरे का आ गया 6/17। अब इसे कैलकुलेट कर ले रहे हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे देखेंगे आप। देखो ये 6 से 6 कट जाएगा, ये जो 6 है 6 से 6 कट गया, 17 से 17 कट गया। अब 5 का पहाड़ा आप किस में पढ़ना है? 35 में। तो 5 सत्ते 35, कितनी बार कट गया? 7। तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा? 7। तो विकल्प क्या है हमारा इसमें? ए। तो विकल्प ए 7 जो है हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39 क्या कह रहा है? देखो बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है भी। 5 संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रथम 4 संख्याओं का योग 81 है तो 5वीं संख्या होगी। देखो इसको कैसे हल करेंगे अब देखेंगे इसे। 5 संख्याओं का औसत कितना कह रहा है हमसे? 5 संख्याओं का औसत 20। अगर इन संख्याओं का योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो एक संख्या 5 संख्याओं का औसत कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत 20 और 5 संख्याओं का योग निकालेंगे तो 20 गुणा 5 यानी कि उत्तर हो जाएगा हमारा 100। 5 संख्याओं का योग हमारे पास 100 आ गया और 4 संख्याओं का योग कितना है? 81। अब हमसे क्या प्रश्न कह रहा है? 5वीं संख्या ज्ञात करो। तो हम पांचों संख्याओं के योग में से 4 संख्या का योग घटा देंगे तो जो उत्तर आएगा हमारा क्या हो जाएगा? 19। यही हमारा 5वीं संख्या हो जाएगी। अब हम विकल्प की तरफ चलते हैं। तो इसका जो विकल्प है बच्चों क्या हो जाएगा? 19, यानी कि विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 40 की ओर। तो 40 हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? देखो 5 4 7 6 यानी कि 5476 का वर्गमूल होगा। देखो बच्चों इसका एक ट्रिक है, मैं बता दे रहा हूँ। देखो जब भी हमसे इस तरीके से प्रश्न पूछेगा तो 5 4 7 6 इसका हम अंतिम अंक देखेंगे। अंतिम अंक क्या आ रहा है? 6। अगर मैं अंतिम अंक इसका भी देखूँ, अंतिम अंक क्या है हमारा? 4। तो 4 चौके 16, ये सही है। 8 अट्ठे 64, तो इसमें अगर हम इसका वर्ग निकालेंगे 8 अट्ठे 64 का क्या आएगा अंत में? 4। तो इसमें उत्तर आ रहा हमारा 6। तो ये विकल्प तो हमारा नहीं होगा। इस तरीके से भी हम 1-2 विकल्पों को कम कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर मैं इसका अंतिम विकल्प अंतिम जो अंक है ये है 2 और 2 का अगर मैं वर्ग करूंगा 2 दूनी 4 तो अंतिम अंक क्या आएगा? 4 और इसका अंतिम अंक आ रहा है 6। तो ये विकल्प भी नहीं होगा। तो अंतिम विकल्प के लिए मेरे को या तो अंतिम अंक 6 हो जाना चाहिए या 4 होना चाहिए, जो कि इस विकल्प में भी सही है और इस विकल्प में भी सही है। या तो विकल्प ए होगा या हमारा विकल्प क्या होगा? डी होगा। अब देखो बच्चों ये तो एक ट्रिक हो गई। अब मैं 2 विकल्प में से कैसे एक विकल्प को चयन करूंगा? अब देखो इसका भी एक ट्रिक है। क्या? अब 6 और 4 की जगह मैं 6 और 0 मान लेता हूं और 7 और 4 की जगह 7 और 0 मान लेता हूं। तो 6 का वर्गमूल निकालूं, 6 का अगर मैं वर्गमूल निकालता हूं तो 6 छक्के 36 यानी कि ये 3600 के आसपास आएगा। अगर मैं इसका निकालता हूँ 7 सत्ते 49 यानी कि 4900 के समथिंग ये आएगा। और हमारा ये क्या कर रहा है? 5000। तो ये तो हमारा क्या हो रहा है? कम कर रहा है ना। तो ये तो विकल्प हमारा नहीं होना है, विकल्प हमारा डी ही होना है। तो विकल्प इसका डी हो जाएगा। अब इसका एक दूसरा तरीका भी है। क्या तरीका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दूसरा तरीका हमारा ये है, हम 5 4 7 6 यानी कि 5476 को इस तरीके से लिखेंगे। फिर इसको 7 से हम डिवाइड करेंगे क्यों करेंगे? क्योंकि जो हमारा यहाँ पर हम इसका स्क्वायर निकालते हैं, 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49 इसके नज़दीक आ रहा है। अगर मैं 6 छक्के 36 करता हूँ तो इसके स्क्वायर के नज़दीक नहीं आ रहा। आपको वर्गमूल निकालने के लिए मेरी नवोदय की क्लास वीडियो को देखना पड़ेगा, तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। इसमें 2-2 के जोड़े बना करके हम वर्गमूल निकालते हैं। तो हमने पहला जोड़ा बनाया 7 सत्ते 49, फिर इसमें 7 में 7 ऐड कर देते हैं और फिर ये हो जाएगा 14 और फिर इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो घटाने के बाद हमारा उत्तर आ गया 5। एक जोड़े को फिर उतार लिया 576। अब ये 4 से हमारा डिवाइड होगा तो 576 पूरी बार जाएगा। तो अंतिम अंक इसका पहला अंक यानी कि 7 और दूसरा अंतिम अंक इसका 4। ये 4 यानी कि 7 और 4 74, ये हो जाएगा इसका
क्या हो जाएगा, 74 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5474। तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 74, 74। तो आप एक बात खुद लगा करके देखेंगे ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो सके। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, चित्रानुसार समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब क्या होता है हमारा बच्चों, ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, बराबर हो। ठीक है, ABE है। इसका परिमाप 15 सेंटीमीटर है। ये कह रहा है कि ये हमारा एक त्रिभुज है, इसकी जो भुजाएं क्या है, सब बराबर हैं, और इसका जो परिमाप है क्या है, 15 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, यानी कि जितनी भुजा ये है उतनी भुजा ये होगी, उतनी भुजा ये होगी, और तीनों का योग कितना कह रहा है, 15। ये कितनी भुजाओं का योग है, 3 भुजाओं का। अगर हम एक भुजा का निकालेंगे तो 15/3, यानी कि एक भुजा का योग कितना हो जाएगा हमारा, 5। तो एक भुजा का योग हमारा हमें प्राप्त हो गया, एक भुजा का हमारा जो है 5 है। तो इसका 5 हो गया, ठीक है, इसका भी 5 हो गया, इसका भी 5 हो गया। अब कह रहा है ABCD का परिमाप होगा, यानी कि इसका 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 ABCD। ठीक है, अब इसका 5 है तो इसका भी कितना हो जाएगा, 5, इसका भी 5, इसका भी 5। अब हम इसका परिमाप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बार 5, आप 4 बार जोड़ देंगे या 5 का गुणा 4 में कर देंगे, क्योंकि ये गुणा भी बन रहा है ना, 5 गुणा 4, 5 चौके 20। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, यानी कि विकल्प ए इसका उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 42 यानी कि 42वां। तो बहुत अच्छा प्रश्न है भी। किसी पुस्तक का अंकित मूल्य 75 रुपये है। अंकित मूल्य मतलब MRP, ठीक है, मैक्सिमम सॉरी अंकित मूल्य मतलब है रहा ये प्राइज, ठीक है, प्रिंटेड प्राइस जो होता है उसमें जो छपा हुआ मूल्य रहता है वो 75 रुपये है, और उस पर 20% की छूट पर बेचा जा रहा है। तो पुस्तक का विक्रय मूल्य होगा, देखो बच्चों, ये किताब पर छपा हुआ है 75 रुपये, ये कह रहा है इस पर से 20% की छूट दे रहा है, यानी कि 20% की इसमें से छूट दे रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो, इसका हम 75 का 20% निकाल लेते हैं, तो 75 का 20% कितना हो जाएगा, 75 गुणा 20/100। तो इसे काटेंगे तो 20 पंजे 100, और 5 से कितनी बार कटेगा, 5 एकम 5, 6 7, 5 पंजे 25, यानी कि 15 बार। तो इस पर हम क्या करा, 75 में से 15 रुपये की ये छूट दे रहा है, यानी कि 20% कितना हो जाएगा इसका, 15 रुपये। तो 75 में से मैं 15 रुपये घटा देता हूँ तो वो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब घटा दीजिए 75 में से 15, तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से गया 6, यानी कि 60 रुपये इसका उत्तर आएगा। विकल्प C इसका उत्तर सही होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43 की ओर। बहुत अच्छा प्रश्न है भी। 56,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। तो देखो बच्चों, साधारण ब्याज निकालने के लिए सबसे सरल तरीका जो है, केवल एक ही आपको सूत्र मैंने बता रखा था। क्या बताया था वो, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर इसका सूत्र होता है, अगर जिनको नहीं मालूम तो नवोदय की क्लास पर जा करके देख सकते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, ये इसका सूत्र होता है। मूलधन कितना कह रहा है हमारा, 56,000, तो यहाँ लिखोगे 5 6 और 3 बार 0, 56,000 हो गया, गुणा 4 और गुणा कितना कर रहा है समय 3, और बट्टे कितना हो जाएगा बच्चों 100। 100 क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत के लिए हटाने के लिए क्या करेंगे, बट्टे 100, और प्रतिशत लगाने के लिए इंटू 100। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब इसे कैलकुलेट कर दीजिए, 560 गुणा 4 गुणा 3, तो 560 गुणा 4 गुणा 3, 560 गुणा 4 गुणा 3 करेंगे तो 4 तिया 12। अब देखिए आपस में गुणा कर लीजिए, 0 12 छक्के 72, हासिल का 7, 12 पंजे 60, 60 और 7 67, यानी कि 6,720 इसका उत्तर आ रहा है, जो कि विकल्प हमारा क्या है, बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा 44वां। यदि किसी संख्या को स्वयं से भाग दिया जाता है तो भागफल होगा। देखो बच्चों, बहुत सरल सवाल है। इस सवाल को जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो उनको मौखिक मत किया करो, उसको एक बार खुद करके देखा करो। ये कह रहा है किसी संख्या को स्वयं से, मान लिया मैंने कोई संख्या 12 है, ठीक है, उसको स्वयं से, स्वयं मतलब 12 का 12 ही होगा। अगर मैं इसको इससे भाग दूंगा तो उत्तर क्या आएगा, 1। तो उत्तर क्या आना है, 1। या मैं दूसरा संख्या ले लेता हूँ, मान लिया कोई मैं प्राइम नंबर ले लेता हूँ, प्राइम नंबर मैंने लिख दिया जैसे 13। 13 को अगर मैं स्वयं से भाग दूंगा तो क्या उत्तर आएगा, 13 एकम 13। उत्तर 1 ही आना है हर दशा में, तो उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प इसका डी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की ओर। निम्न में जुड़वां अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए जुड़वां अभाज्य संख्या कह रहा है, ठीक है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्विन प्राइम नंबर। तो इसमें क्या होगा उत्तर इसका, देखिए तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों 5 और 7। क्यों होगा ये भी देख लीजिए। देखो हमारा 3 और 11 क्यों नहीं है, ट्विन कह रहा है ना, जुड़वां। तो जुड़वां क्या होता है, जो लगातार हो। तो 3 के बीच में हमारी अभाज्य संख्या 5 आ रही है, 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11,
तो इसमें जो है बीच में संख्याएं आ रही हैं, यानी कि लगातार नहीं है, इसलिए 3 और 11 नहीं हुआ। आगे है 3 और 7। 3 और 7 में देखो 3 और 7 के बीच में क्या आ रहा है, 3 और 7 के बीच में क्या आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखिए आप ध्यान से देखोगे तो 5 इसमें बीच में आ रहा है 3 और 7 के बीच में, तो इसीलिए सी वाला विकल्प भी नहीं है। 5 और 17, 5 और 17 के बीच में देखो 5 और 17, इनके बीच में देखो 5 के बाद 7 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर 13 आ गया, ठीक है। अब इनके बीच में भी ये संख्या आ रही है, तो ये भी हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। तो कौन सी होगी अभाज्य संख्या, 5 और 7। अब देखो 5, 5 के बाद 6 और 7, और 7 हमारा 6 जो है हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, लगातार दो संख्याएं आ रही हैं 5 और 7, इसीलिए ये हमारी जुड़वा संख्याएं अभाज्य संख्याएं हुई। तो 5 और 7 इसका विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 17 + 8 भागा 4 गुणा 3 और -1, इसका उत्तर क्या होगा देखते हैं। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आएगा बच्चों, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। सबसे पहले इसमें क्या काम करना है, 8 भागा 4 इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने का मतलब है, क्योंकि हमने बोर्ड मास का जो फॉर्मूला पढ़ा है, तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना पड़ता है, भाग। तो 8 का भाग जब 4 में दोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो ये 2 उत्तर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद बोर्ड मास में फिर क्या था हमारा, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 आ गया, हमारा ये उत्तर आ गया, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, इसमें फिर ऐड करेंगे, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब इसके बाद हमने ऐड कर दिया, 17 में 6 जोड़ दिया तो 23 आ गया, 23 में से फिर हमने 1 घटा दिया तो उत्तर क्या आ गया हमारा 22, यानी कि 22 उत्तर आ जाएगा। यही हमारा उत्तर, यही हमारा विकल्प सही हो। तो इसका विकल्प बच्चों क्या हो जाएगा हमारा 22, यानी कि 22 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 की ओर। अब देखो बच्चों बहुत अच्छा सवाल है भी, किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास होगा। देखो इसको सवाल को समझने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखो ये आपको वृत्त दे रखा है, ये जो वृत्त है हमारा, ये वृत्त की परिधि है, ये जो रेड कलर का मैंने सिग्नल किया है ये परिधि है। अब परिधि को निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, इसका सूत्र होता है बच्चों, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। 2πr का मतलब है 2 गुणा 22/7 गुणा r। अब ये क्या है आप कहोगे, ये सूत्र होता है बच्चों, इसे आप याद रखेंगे, अगर याद नहीं रखेंगे तो आपका सवाल नहीं होला होगा। तो वृत्त की परिधि होगी 2πr, तो 2 गुणा 22/7 गुणा r। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखेंगे अब आगे। देखो तो आप 88 सेंटीमीटर यहाँ रखा, ये 7 को ऊपर ले जाएंगे, इसे बोलते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि कैंची का गुणा। 7 को, और जो ऊपर वाली संख्या इसको नीचे ले आएंगे, जैसे 2 गुणा 22 हमने नीचे रखा है, तो 2 से हमने पहले काटा, कितनी बार कट गया 44 बार, और फिर ये 22 से काटा 22 दूनी 44 2 बार, तो क्या है उत्तर हमारा 2 गुणा 7, यानी कि 2 सत्ते 14। तो r बराबर हमारा कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। कैसे आया मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया। अब हमारा जो प्रश्न पूछ रहा है कि व्यास क्या होगा, तो व्यास का जो सूत्र होता है बच्चों वह ये होता है, व्यास बराबर होता है त्रिज्या गुणा 2। त्रिज्या कितनी हमारी 14 गुणा 2, 14 का गुणा 2 में करेंगे तो 14 दूनी 28, तो 28 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अब विकल्प देख लेते हैं, तो इसका विकल्प होगा हमारा विकल्प सी, यानी कि 28 सेंटीमीटर, विकल्प सी इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48 की ओर। 1/10 धन 11/100 धन 111/100। तो इस सवाल को हल करने के लिए क्या तरीका हमारा, इसको भी देखते हैं। देखो बच्चों जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो आप क्या काम करेंगे, इसमें हमारा 1 0 है और 1 है, ठीक है, इसमें 2 0 हैं 1 है, इसमें 3 0 है, इसमें 1 है, तो क्या काम करेंगे, इसका मतलब है 1 0 का मतलब एक स्थान के बाद डेसिमल, ठीक है, तो एक स्थान के बाद यहाँ डेसिमल लग गया, यहाँ पर 2 स्थान के बाद डेसिमल लग गया, यहाँ पर 3 स्थान के बाद। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो कैसे करेंगे, डेसिमल 1 प्लस डेसिमल 1 1 प्लस डेसिमल 1 1 1। अब इसे जोड़ेंगे तो 3 2 1 और डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल 3 2 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब विकल्प को देख लेते हैं, तो विकल्प है हमारा डेसिमल 3 2 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प हमारा ए सही है। आंसर आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 49वां प्रश्न। एक आयताकार पार्क 100 मीटर लंबा तथा 60 मीटर चौड़ा है। पार्क के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा पथ है, इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बच्चे इसको गलत कर देते हैं, और इसको सही करने का तरीका मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। देखिए बच्चों ये 49 प्रश्न है हमारा। आयत की जो हमारा पार्क है उसकी लंबाई कितनी हमारी 100 मीटर और चौड़ाई है हमारा 60 मीटर। तो आयताकार जो पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 100 गुणा 60। तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, 100 का गुणा अगर हम 60 में करेंगे तो 6000 मीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग मीटर, ये हमारा पार्क का क्षेत्रफल आ गया। कौन से पार्क का, ये जो हमें दे रखा था प्रश्न के अनुसार।
अब हमसे प्रश्न में एक चीज़ और कह रहा था कि पार्क के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा पथ है। तो जब ये बच्चों देखो, ये प्रश्न के अनुसार है, ये प्रश्न के अनुसार मैंने एक फिगर बना रखा है, 100 मीटर लंबा है और 60 मीटर चौड़ा है, ठीक है। अब हमसे प्रश्न में क्या काम कह रहा है, प्रश्न में ये कह रहा है, ये देखो मैंने आपको डायग्राम बना रखा है, ये प्रश्न के अनुसार दे रखा है कि 100 मीटर ये लंबा है और 60 मीटर ये चौड़ा, ये प्रश्न के अनुसार दे रखा है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है 2 मीटर चौड़ा पथ, यानी कि जब ये 2 मीटर चौड़ा होगा तो ये 60 है तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, और इसकी जो चौड़ाई है 62 होगी और जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 102 मीटर। 2 मीटर चौड़ा कह रहा है ना, तो अब इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे 102 का और 62 का, तो क्या आएगा हमारा उत्तर, देख लेते हैं। तो मैंने लिखा भी है यहाँ, आयताकार पार्क के पथ के साथ क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 102 गुणा 62 तो ये आएगा 6324 मीटर स्क्वायर। अब हमें पथ का केवल क्षेत्रफल निकालना है, तो ये तो हमारा बच्चों ये टोटल का आ गया था, जैसे ये बाहर वाले का है, ये अंदर वाले का, अंदर का आया हमारा 6000, ठीक है, और बाहर वाले का आ गया हमारा 6324, ये बाहर वाले का आया, ठीक है। अगर मैं हमसे पूछा इस वाले का क्षेत्रफल, अब मैं इसमें से अगर ये घटा दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, ये पथ का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा, तो 324 मीटर स्क्वायर ये हमारा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि इसमें दे भी रखा है, पथ का क्षेत्रफल बराबर 324 मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर। आंसर अब विकल्प देख लेते, इसमें विकल्प हो जाएगा हमारा 324 यानी कि विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज का आखिरी प्रश्न 50वां, 17/25 का प्रतिशत मान क्या है। देखो प्रतिशत अगर पीछे लगाना है तो क्या होगा, गुणा 100, और प्रतिशत को अगर हटाना है तो बट्टे 100 भागा 100, ठीक है। अब मैंने निकालना है इसका 17/25 का प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, ये याद रखना है। तो 25 का सीधे मैं भाग कर देता हूँ, 25 चौके 100 और 17 गुणा 4 अगर मैं इसका करूँगा 17 चौके 68। अब देखो मैं जल्दी इसलिए कर पा रहा हूँ बच्चों क्योंकि मेरे को पहाड़े याद हैं, इसीलिए मैं बार बार सभी बच्चों से कहता हूँ कि पहाड़े जरूर याद करें, ताकि आपका सरलतम से सरलतम सवाल आप कितना भी कठिन हो उसे सरलतम रूप में आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा 68%, 68। तो विकल्प कौन सा सही होगा, डी। तो आई होप आपके सभी सवाल सही हुए होंगे। वीडियो पॉज करके आप पहले सवालों को हल करें, तब इसके मेरे आंसर को देखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब अगले चलते हैं मानसिक योग्यता की ओर। मानसिक योग्यता, इसमें 51 से लेकर के 100 तक आपके प्रश्न आएंगे। तो शुरू करते हैं 1 बाई 1। तो 51वां प्रश्न है हमारा बच्चों, निम्न में से किसका जन्मदिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 51वां प्रश्न है, ज़्यादातर बच्चे जानते हैं कि जन्मदिन जो है 2 अक्टूबर को हम महात्मा गांधी जी का मनाते हैं, इसमें से कोई विकल्प है नहीं, तो कई बच्चे इसको डी भी कर सकते हैं, किंतु आपको मालूम होना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, तो इसका विकल्प सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 52, निम्न में से कौन सा एक अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर है। देखो बच्चों, लीप ईयर कहते कैसे हैं, हर जो है 4 वर्ष के बाद हमारा जैसे ही चौथा वर्ष आता है वो हमारा लीप ईयर होगा। अब कौन सा होगा, इसकी एक ट्रिक है जिसमें हमारा इकाई और दहाई का अगर स्थान जो है जो संख्या है वो अगर 4 से कट जाती है तो वह पूरी संख्या कटने जो संख्या कट जाएगी तो वह हमारा लीप ईयर होगा। जैसे इसमें इकाई और दहाई का मान है 15, तो 4 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, फिर 18 4 के पहाड़े में नहीं आता है, 4 के पहाड़े में 20 आता है 4 पंजे 20, तो ये पूरा कट रहा है इकाई और दहाई का मान, और 22 जो है ये भी नहीं कट रहा है। तो ये जो संख्या है 2020 ये हमारी जो है क्या होगा, लीप ईयर होगा। उसके बाद इसमें 4 और ऐड कर देंगे तो 2024 जो होगा वो भी लीप ईयर होगा। इसमें अगर 4 और ऐड कर देंगे तो 2028 जो है वह भी हमारा लीप ईयर होगा। इस तरीके से 4 के गुणज में जो संख्या होगी वह हमारी लीप ईयर होगी। आगे बढ़ते हैं 53, इसका विकल्प हो जाएगा बच्चों सी, 2020। अगला है हमारा दीपावली के 11 दिन बाद मनाए जाने वाला उत्तराखंड का लोक पर्व। तो लोक पर्व है बच्चों इगास। क्या है, इगास। विकल्प 20 का सही उत्तर होगा। अगला है हमारा 54, यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो उस महीने का 20वां दिन होगा। देखो बच्चों, इसकी एक ट्रिक भी है, मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे 10वां दिन शनिवार है तो 20वां दिन क्या होगा। देखो बच्चों, जो भी संख्या आपको जिस दिन दे रखी है उसमें आप 7 का मल्टीपल कर दें, मतलब 7 का गुणा करते चलें, 7 जोड़ते चलें, तो वह हमारी संख्या वही दिन होगा। जैसे मैंने कहा 10 का अगर शनिवार है तो 10 में आप 7 और ऐड कर दीजिए, यानी कि 17 तारीख का भी क्या होगा, शनिवार होगा।
क्या होगा, शनिवार। अब आप कहोगे सर इसमें 20 तारीख पूछिए, तो 17 के बाद फिर 18 तारीख क्या होगी हमारी, फिर 19 तारीख होगी, फिर 20 तारीख होगी। तो मैंने बोला 17 को कौन सा दिन होगा, मैंने कहा 17 को शनिवार होगा। फिर 18 को कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। फिर 19 को कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। और फिर 20 को कौन सा होगा, मंगलवार होगा। इस तरीके से हम इसके दिनों की गणना कर सकते हैं। फिर समझ लीजिए, जैसे अगर यहाँ पर 10 दिन है, 10वां दिन शनिवार का है, तो 10वां दिन शनिवार है तो उसमें 7 जोड़ दोगे तो 17, और 17 से भी अगर आगे की संख्या है तो उसमें 17 में 7 और जोड़ दोगे तो हो जाएगा 24। तो 24 तारीख का भी शनिवार आपका होगा। ठीक है, तो अब इसका जो विकल्प है वो कौन सा निकल के आया था हमारा, मंगलवार, यानी कि सी विकल्प इसका सही होगा। कैसे होगा एक बार फिर देख लेते हैं। तो जैसे 10 का हमारा शनिवार है, 7 और जोड़ दिया यानी कि 17 का क्या हो जाएगा, शनिवार। ठीक है, 17 का शनिवार हो गया, 18 का रविवार हो जाएगा, 19 का सोमवार हो जाएगा, और 20 का क्या हो जाएगा हमारा, 20 का मंगलवार हो जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर जो है विकल्प सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला पढ़ते हैं, भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। तो भारतीय सैन्य अकादमी हमारी देहरादून में स्थित है, विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला पढ़ते हैं 56वां प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा नगर सरोवर नगरी के रूप में भी जाना जाता है। तो सरोवर नगरी यानी कि जो हमारी जहाँ पर ताल है, जैसे आप समझ रहे हो ताल झील वाला जो शहर है वह है हमारा सरोवर नगरी यानी कि नैनीताल, विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले क्या नाम था। तो आपको जानना चाहिए, अगर नहीं जानते हैं तो हैली नेशनल पार्क जो है पहले जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम था। ये जो है हमारा स्थित कहाँ है, रामनगर, और जिला अगर पूछेगा तो वह नैनीताल में। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सही सुमेलित है। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित है। तो देखिए रानीखेत कहाँ है आपका, ये बागेश्वर में नहीं है, रानीखेत अल्मोड़ा में है। मसूरी कहाँ है, टिहरी में नहीं है, कहाँ पर है, मसूरी देहरादून में। कौसानी कहाँ है, कौसानी जो है बॉर्डर पर है अल्मोड़ा और बागेश्वर के, मोस्टली बागेश्वर में आती है, तो ये भी नहीं है। लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल, ये बिल्कुल सही है, तो विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 59 की ओर, निम्न में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है। अब ध्यान से देखना है, सही नहीं है कह रहा है, ठीक है, बाकी सब सही होंगे। हंसुली गले में पहनते हैं, बिल्कुल सही है। बुलाक नाक में पहनते हैं, ये गलत है। उसके बाद धागुली हाथ में पहनते हैं, बिल्कुल सही है। नथुली नाक में पहनते हैं, ये भी सही है। तो विकल्प जो है बी ये सही नहीं है, यही हमसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बुलाक को कहाँ पहनते हैं, नाक में, ये याद रखना आपको। अगला प्रश्न है हमारा, कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो लौह पुरुष हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 61वां, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा @नवोदय की क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जीके से संबंधित आपको प्रश्न पत्र उसमें देखने को मिल सकें। अगला प्रश्न पत्र है, निर्देश दे रखे हैं 61 से 65 तक प्रश्न है। निम्नलिखित, अच्छा इसका बच्चों एक तरीका है, जैसे ये लिखा है 61 से 65, इसमें 61 से 65 में एक ही तरीके के प्रश्न होंगे। जो आपको इसमें निर्देश दे रखे हैं वो पढ़ना जरूरी है। तो निम्नलिखित प्रत्येक में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप से एक समान है, परंतु एक विकल्प क्या है, भिन्न है। भिन्न विकल्प को हमें चुनना है, तो चुनते हैं, देखते हैं। तो पहला है हमारा विकल्प 61वां, ईंट सीमेंट मकान और सरिया। तो इसमें से कौन सा अलग है, देखो ईंट सीमेंट और सरिया, ये तो हमें मटेरियल क्या चाहिए, मकान को बनाने के लिए इसकी ज़रूरत होती है, तो मकान जो है कोई मटेरियल नहीं है, तो यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ये भिन्न है। अगला है हमारा 62वां 62, अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड यूरोप। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब हमारे क्या हैं, महाद्वीप हैं। ऑस्ट्रेलिया भी, इंग्लैंड जो हमारा एक देश है, ठीक है, तो ये कंट्री है, तो इसको हम अलग कर देंगे, यही हमारा विकल्प हो जाएगा, ये भिन्न है, बाकी सब हमारे क्या है, ये हमारे महाद्वीप हैं। अगला है हमारा बांसुरी ढोलक ढपली और तबला। आप ध्यान से देखोगे तो देखो बच्चों, बांसुरी कहाँ से बजाई जाती है, मुंह से, और ढोलक हाथ से, ढपली भी हाथ से बजाई जाती है, और तबला जो है हाथ से बजाया जाता है। तो ये सब जो है हमारे एक जैसे हैं, बांसुरी जो है हमारी भिन्न है, तो विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है पुदुचेरी, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों जो हैं, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब जो है हमारे क्या हैं, ये राज्य हैं, और बाकी ये जो पुदुचेरी जो है ये हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65वां, बहन मित्र भाई पिता। देखिए बहन
भाई और पिता ये तीनों जो है ब्लड रिलेशन में है, और मित्र जो है हमारा क्या है, ये बाहर का दोस्त हो सकता है, ये घरेलू सदस्य नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए बहन भाई पिता जो है हमारे क्या हैं, घर में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, और इनसे हमारा ब्लड का रिलेशन होता है, इसलिए हमारे ये एक हुए। मित्र जो है ये अलग हुआ, तो यही हमारा विकल्प अलग हो जाएगा, जो कि भिन्न है। अब हमारे 61 से 65 प्रश्न हो चुके हैं। अब अगला जो प्रश्न है उसके लिए निर्देश अलग हैं, इसको पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन क्या कह रहा है, 66 से 70। अब देखो ये एक जैसे प्रश्न होंगे, 66 से 70। ये कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या आएगा, देखो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का क्या है, उत्तराखंड, मतलब उत्तर प्रदेश से कट करके ये राज्य बना हमारा उत्तराखंड। तो मध्य प्रदेश से जो कट के हमारा जो राज्य बना वह बना हमारा झारखंड, लद्दाख, छत्तीसगढ़ या भोपाल। तो छत्तीसगढ़ जो है हमारा मध्य प्रदेश से कट करके बना था, और जो झारखंड है वो किससे कट के बना था, बिहार से। बिहार और बिहार, जैसे बिहार ये राज्य है, इससे कट के झारखंड बना था, मध्य प्रदेश से कट के छत्तीसगढ़, और उत्तर प्रदेश से कट करके उत्तराखंड बना। तो आपको मालूम होना चाहिए इसका विकल्प क्या हो जाएगा, सी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है बच्चों, देश प्रधानमंत्री। देखो हमारे देश में कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो प्रदेश में कौन होता है, प्रदेश में मुख्यमंत्री, मुखिया होता है। अगर यहाँ पर दूसरा प्रश्न इस तरीके से हो सकता है, देश राष्ट्रपति, तो प्रदेश क्या हो जाता है, राज्यपाल। राज्यपाल, जो काम राष्ट्रपति का है वही काम राज्यपाल का है प्रदेश में, जो काम देश में प्रधानमंत्री का है वही काम प्रदेश में मुख्यमंत्री का है। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा हमारा क्या है, एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, उपग्रह। और शुक्र क्या है, शुक्र मैंने आपको एक वीडियो बना भी रखी है, शुक्र हमारा क्या है, ग्रह है, यानी कि विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ हमारा क्या है, चमोली, चमोली में स्थित है, चमोली में स्थित है। तो यमुनोत्री कहाँ है, यमुनोत्री हमारा उत्तरकाशी में स्थित है, यानी कि विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है घेंगा आयोडीन। घेंगा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। एनीमिया किसकी कमी से होता है, आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम तो आपको याद होना चाहिए कि आयरन की कमी से हमारा एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि खून की कमी जो है आयरन की कमी से हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 71 से, और इसमें जो है इसके दिशा निर्देश पढ़ लेते हैं। 71 जो है कह रहा है 75 तक, निम्नलिखित प्रश्नों में से एक श्रृंखला दी गई है, श्रृंखला के अगले पद का चयन कीजिए और विकल्पों में से इसमें से हमें विकल्पों में से इसमें अगले पद का चयन करना है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। ये प्रश्न कह रहा है कि 21, 23, 27, 33 और 41। अब आप देखेंगे 21 में इसमें 2 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 23। 23 में इसमें फिर 4 जोड़ दिए कितना हो जाएगा, 27। 27 में 6 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 33। 33 में 8 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 41। और 41 में हमने 10 अगर जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 51, यानी कि 51। कैसे हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। इस तरीके से 2 का टेबल चला है, यानी कि 2 2 का गैप है, इसमें ऐड करता हुआ जा रहा है। तो अगला जो नंबर आएगा हमारा 51 आएगा, जो कि विकल्प डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 72 कह रहा है, देखिए ACFH KM PR। अब अगला वर्ड क्या होगा, यहाँ पर अगला जो लेटर है अल्फ़ाबेट है वो क्या आएगा। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखो जिनको ये चीज़ें अगर नहीं मालूम तो वो याद कर लेंगे, ABCD इस तरीके से आप A से लेके Z तक अपनी कॉपी में लिख लेंगे, और इनके क्रमांक जैसे A पर कौन सा नंबर आ रहा है, 1, B पर कौन सा नंबर आ रहा है, 2, C पर कौन सा नंबर आ रहा है, 3, D पर 4, ऐसी Z पर कौन सा आएगा, 26। ठीक है, एक तो इसको आपको इस तरीके से लिख लेना है नंबर 1, और इनको याद भी कर लेना है इनकी प्लेस वैल्यू क्या है। दूसरा, इनकी अपोजिट नंबर, जैसे आरोही और अवरोही होता है ना, उल्टा क्रम, यानी कि Z है तो इसको 1 और फिर Y है तो उसको 2। ठीक है, इस तरीके से उल्टा और सीधा। और A क्या हो जाएगा हमारा 26, और B क्या हो जाएगा हमारा 25, C क्या हो जाएगा 24। इस तरीके से आप क्रम में लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न पढ़ते हैं। A का, फिर A के बाद F आ रहा है, F का मान क्या होता है 6, फिर K का मान क्या होता है 11, फिर P का मान क्या होता है 16। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या क्या हो रहा है, 5 5 ऐड हो रहा है, यानी कि 1 में 5 जोड़ दिया तो 6, 6 में 5 जोड़ दिया 11, 11 में 5 जोड़ दिया 16, अब 16 में 5 जोड़ दीजिए 21, और 21 का मान क्या हो जाएगा U। 21 का मान क्या हो जाएगा U। तो U कौन कौन से पर है, इस पर भी U है, इस पर भी U है, और इस पर भी U है, 3 जगह हमारा U है, यानी कि B विकल्प नहीं होगा। अब अगला देखते हैं, C का मान 3, H का मान 8, M का मान 13, और R का मान 18। अब देखिए 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा
23 यानी कि 23। तो 23 जो होगा हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, W, यानी कि U और W। अब U और W का हमारा विकल्प C में, तो ये हमारा विकल्प हो जाएगा। इस तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा 72 का C। आगे बढ़ते हैं 73। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो 1, 3, 9, 27, 81, यानी कि ये 3 का गुणज है। 3 एकम 3, फिर 3 में 3 का गुणा करा 3 तिया 9, 9 में 3 का गुणा करा 27, 27 में 3 का गुणा करा 81, 81 में 3 का गुणा तो करा तो 243, यानी कि विकल्प इसमें सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 74, ZYXW। अब देखिए आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, इनको आप A to Z को उल्टे क्रम में और सीधे क्रम में कर लीजिए। जैसे 26, फिर 25, फिर 24, फिर 23 और फिर क्या आ जाएगा 22। 22 का मतलब क्या होता है V। तो पहला लेटर V आ गया, फिर देखिए A B C D और E। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो इसमें देखो पहला लेटर जो है हमारा कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है। तो अगला जो V होगा हमारा कैपिटल होगा, और जो दूसरा जो अल्फ़ाबेट होगा वो हमारा क्या होगा, स्मॉल लेटर होगा, यानी कि V कैपिटल और E स्मॉल, जो कि विकल्प किस में हमारा D में। तो D विकल्प इसमें हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर आप यही विकल्प है, मगर इसमें क्या V स्मॉल है और जो सेकंड लेटर है वो क्या है, कैपिटल है। इसमें अपोजिट हो रखा है, तो ये हमारा रॉन्ग होगा। उत्तर हमारा कौन सा होगा, डी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो मैं बार बार कहता हूँ 1 से लेकर के 25 तक वर्गमूल याद करने के लिए, जिन्होंने याद कर रखे हैं उनके लिए अब देखो कितना फ़ायदा करेगा ये चीज़ें। देखो ये 10 का वर्ग है, ये 11 का है, ये 12 का है, ये 13 का है और ये 14 का। अगला होगा 15 का वर्ग। 15 का होता है 2 2 5, यानी कि 225। विकल्प हमारा कौन सा है, ए में देखेंगे आप ध्यान से तो 225 यानी कि 225 हमारा विकल्प सही है। 76वां प्रश्न है 76। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रवि का स्थान आगे से 15वां तथा अंत में 15वां है, अंत में से भी 15वां है। मतलब अगर कोई बच्चा है यानी कि रवि है, ये आगे से भी 15वां स्थान है यहाँ पर, और इधर से जब गिरना है तब भी ये 15वां स्थान है, पीछे से भी। तो दोनों तरफ से उसका कौन सा स्थान है, 15वां स्थान है। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखो बच्चों, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप क्या करोगे, इसका दोगुना कर दोगे। जितने इधर हैं उतने ही इधर होंगे, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, जैसे ये 15 पर है, इधर से भी 15 पर है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं 14 इधर है और 14 इधर है। ऐसे तो होगा, 14 इधर होंगे, 14 इधर होंगे, तो बीच में एक और होगा, बीच में रवि होगा ना। तो 14 बच्चे इधर हैं, 14 बच्चे इधर हैं, तो 14 दूनी 28 और एक बीच में 29, यानी कि 29 टोटल इसमें स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29। अगला है हमारा प्रातः 6 बजे घड़ी की, घंटे की और मिनट की सुइयों के बीच में बनने वाला कौन होगा। तो देखो बच्चों, जब भी प्रश्न आएगा तो आप इस तरीके से घड़ी बनाएंगे। ये हमारा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 12 बजते हैं और यहाँ पर हमारा 6 बजते हैं। तो इस तरीके से जब घड़ी बनेगी तो ये बीच, ये कौन सा एंगल होता है, इस तरीके से स्ट्रेट एंगल, यानी कि सीधे एंगल पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 का। तो 180 डिग्री हमारा, यानी कि विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 78। देखो बच्चों, ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित संख्याओं में ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक बाद में विषम संख्या है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 नंबर को निकाल लेंगे। एक 8 यहाँ पर है, एक 8 यहाँ पर है, 2, एक 8 यहाँ पर है और एक 8 यहाँ पर है, 4, और कहीं 8 हमारे नहीं है। अब क्या करा, इनके आगे और पीछे विषम संख्याएं होनी चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पर हमारी विषम संख्या है, नहीं है। तो यहाँ पर मैं पीली वाली लाइन को दर्शाऊंगा। देखो 5 और 9, तो 5 और 9 जो है बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब 5 और 9 दोनों विषम संख्या है, तो एक जोड़ा ये हो जाएगा। फिर दूसरा जो है हमारा 8 यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर हमारा देखो 5 और 6, यहाँ पर 6 दिख रहा है, तो ये हमारी विषम संख्या नहीं है, ये नहीं होगा। फिर 9 और 9 ये दोनों विषम संख्या, ये भी ठीक है। फिर 9 और 3 ये भी ठीक है। तो कितने जोड़े बनने ऐसे, कितने आगे विषम संख्याएँ, 3 8 के आगे, ऐसी आगे भी विषम संख्या है और पीछे भी विषम संख्या है। तो कितने पेयर बने हमारे, 3। तो विकल्प जो है 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द सबसे बाद में आएगा। अब देखो बच्चों, आपको ABCD याद होंगी, तो ABCD में देखो सबसे पहले हमारा लेटर आता है D, ABCD, तो चारों D से है। फिर D के बाद हमारा क्या आता है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, तीनों में आई है, चारों में आई है ना, तो आई नहीं आएगा। फिर आए R, तो R PQRSTUV,
तो R पहले आ गया, तो D जो है हमारा इसमें सबसे पहले आ रहा है, तो ये हमारा सबसे बाद का पूछा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब हमारा दूसरा है DIV, फिर DIV तीनों में है, DIVI भी सब में है, DIVE। अब ये दूसरे नंबर पर ही आ गया, यानी कि ये भी नहीं होगा। अब हमारा विकल्प A या C होगा। अब DIVI फिर है D, तो ये भी नहीं होगा। और फिर लास्ट में बचा B, तो यही हमारा सबसे अंत में आएगा, यानी कि 79 का क्या हो जाएगा बच्चों, 79 का उत्तर होगा हमारा B। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा B। अगला है हमारा नीचे दिए गए आकृति में कुल कितने आयत होंगे। ठीक है, तो 1 5 6 7 और 9। अब देखो कितने आयत होंगे, इसमें हमारे जो आयतों की संख्या होगी 80 में ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा 9। अब कैसे होगा ये मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखो बच्चों आयत में देखो 1 2 ये तो सबको दिख ही रहे, 3 और 4 ये तो सबको दिख ही रहे ना। ठीक है, अब इसके अलावा भी बनेंगे, कौन से बनेंगे, अब देखो मैं कलर चेंज करता हूँ। एक ये बनेगा 5 और एक इसके नीचे बन जाएगा 6, बन गया ना 6 बन गए। अब देखिए अब फिर कलर चेंज करता हूँ मैं, एक ये बनेगा 7 और एक ये बनेगा 8। ठीक है, 8 बन गए, और एक और बनेगा वो होगा आपका आखिरी इस तरीके से, ये वाला पूरा ये हिस्सा बन गया 9। तो इस तरीके से 9 इसमें हमारे क्या बनेंगे, कुल आकृति में जो आयत हैं वो 9 आयत बन सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा 81 को देखते हैं। अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है भी। प्रश्न संख्या 81 से 85 तक निम्नलिखित में बाईं ओर 3 समस्या आकृति दी गई हैं और चौथी आकृति के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। पहली 2 समस्या आकृतियों के बीच एक संबंध स्थापित है, इस प्रकार संबंध तीसरी और चौथी आकृतियों के बीच होना चाहिए। उत्तर आकृति में से उस आकृति को चुनिए जो प्रश्नवाचक स्थान के चिन्ह पर रखा जा सके। अब देखेंगे, अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। इसमें विकल्प हमारा 81 में जो होगा वो होगा बी। और क्यों होगा ये भी बताने का हम प्रयास करेंगे। तो 81 में बी क्यों होगा बच्चों, देखो ये हमारा देखो ये यहाँ पर वृत्त है ना, ये सर्कल है, ये जो सर्कल है ये जो है 2 सर्कल थे, यहाँ पर 1 सर्कल हो गया। अब ये जो सी है बच्चों, यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ पर जो सी होगा, अब यहाँ पर ये 2 सी हो जाएंगे। तो 2 सी कहाँ पर है, केवल बी वाले विकल्प में है, तो इसीलिए यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। अब 82 देखेंगे, 82 का कौन सा विकल्प होगा, इसका होगा सी क्यों होगा, अब ये भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हमारे तीन बिंदु थे ना, 1 2 3। ठीक है, तो ये 3 बिंदु तो एज इट इज रहे, और ये जो आकृति है ये नीचे को हवा में आ गई, और ये भी आकृति क्या होगी, पलट गई, चेंज होगी। तो ऐसे ये 2 बिंदु हैं, तो 2 बिंदु कहाँ आएंगे हमारे, 2 बिंदु यहाँ पर आ जाएंगे, ये 2 बिंदु आ गए, ये 2 बिंदु आ गए। अभी जो आकृति है इसका मुंह इस तरीके से हो जाएगा कुछ, तो ये आकृति कहाँ मैच हो रही है हमारी सी में, तो विकल्प सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला है 83 का कौन सा सही होगा, ए क्यों होगा ये भी देख लेते हैं। देखो ये हमारा सर्कल था, ऐसा सर्कल यहाँ पर भी आया, तो ये जो हमारी आकृति बन रही है, सेम आकृति कहाँ बन रही है, चारों में बन रही है, तो चारों विकल्प हमारे सही हैं। मगर इसके साथ साथ आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो वृत्त है इसमें इसने इस तरीके से 8 लाइनें कर रखी हैं, 1 2 3 4, 4 दूनी 8 होगी। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आकृति इसमें फुलफिल हो रही है, तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 83 का ए। अब 84 देखते हैं, 84 में कौन सी आकृति सही है, 84 में हमारी डी आकृति सही होगी, और क्यों होगी ये भी देख लेते हैं। देखो इसमें जो हमारा ये वर्ग था, वर्ग को इसने अंदर कर दिया, हमारा ये जो वर्ग है इसमें भी इस वर्ग को अंदर होगा, और वो भी क्या होगा, कलर्ड होगा। तो इसमें देखो एक तो बी में है और एक हमारा किस में है, डी में है। दूसरा इसमें ट्रायंगल है, ट्रायंगल एज इट इज है, जिसमें जैसे ट्रायंगल देखो इसमें आकृति में ऐसे ही है, तो ऐसा आकृति में ट्रायंगल कहाँ पर है, बी में आकृति में उल्टा दे रखा है इस तरीके से, जबकि होना कैसे चाहिए, इस तरीके से, जो कि विकल्प डी हमारा फुलफिल कर रहा है, तो विकल्प डी इसका सही हो जाएगा 84 का। अब 85 की बात करते हैं, 85 में ध्यान से देखेंगे तो इसमें विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा, ए क्यों होगा, अब ये भी देख लेते हैं। देखो ये जो आकृति है इस तरीके से सॉरी गलत बन गई थोड़ा, ये जो आकृति है ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से, अब इसने आकृति को क्या काम करा, पलट दिया, इस तरीके से कर दिया इस वाले विकल्प में। ठीक है, अब ऐसे ही हमारी जो आकृति है इस वाली ये विकल्प में ये कैसे दे रखी है, इसने ये दे रखी है। अगर मैं इसको सीधा करूँगा तो इस तरीके से आकृति बनेगी, जो कि ए आकृति में मेरी मिल रही है। ऐसी जो दूसरी आकृति है इसको अगर मैं पलट दूंगा तो इस तरीके से बन जाएगी, जो कि विकल्प ए में हमारा फुलफिल हो रहा है।
अगला प्रश्न है, अगला देखो निर्देश पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक 4 आकृतियां दी गई हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है किंतु एक भिन्न है। अब देखेंगे आप ध्यान से तो देखो इसमें जो 3 आकृति हैं मेरे को एक जैसी जो दिख रही हैं वो दिख रही हैं केवल ए, सी और डी। ये आकृति हमें भिन्न दिख रही है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें यहाँ पर इस तरीके से लाइनें नहीं है, जबकि बाकी में लाइन एक पर्टिकुलर जो है इंटरवल के बाद दी गई है। तो इसमें जो है ये फुलफिल नहीं कर रही है, तो यही हमारी बी आकृति भिन्न हो जाएगी। 80C का बी। अब 87 की बात करते हैं। 87 का हमारा क्या होगा? 87 का भी बी होगा। क्यों होगा? देखो एक एरो ऊपर नीचे, ऐसे इसमें ऊपर नीचे, इसी इसमें ऊपर नीचे, इसमें देखो ऊपर नीचे ऊपर, इसमें लगातार 2 एरो एक साइड में ही हैं, तो इसलिए बी आकृति हमारी अलग हो जाएगी। इसमें साफ साफ दिख रहा है। इसमें 88 में सी होगा हमारा। क्यों होगा? देखो हर इसने जो सर्कल है उसको हाफ में से ब्रेक कर रखा है, तोड़ रखा है, काट रखा है, और जबकि सी आकृति में साइड से काट रखा है, बीच से नहीं काटा, यहाँ से नहीं काटा, इसने साइड से काट रखा है, इसीलिए आकृति अलग है। 89 में आप ध्यान से देखेंगे तो 89 में हमारी जो आकृति होगी बी होगी। क्यों होगी? आप देखेंगे 2 इसमें छोटे छोटे सर्कल बना रखे हैं ए टाइप में, और ऊपर से इस तरीके से लाइन डाल रखी है। ठीक है, इसमें देखो इसमें छोटे वृत्त के ऊपर एक अर्धचंद्राकार दे रखा है, इसमें भी है और इसमें भी है, जबकि बी आकृति में बड़े वृत्त के ऊपर अर्धचंद्राकार है, तो यही आकृति हमारी अलग है। अगला है हमारा 90 में हमारा जो विकल्प होगा वो ध्यान से देखेंगे। देखो अगर हम बात करें इसमें इस तरीके से क्या एंगल बनना है, एक एंगल इस तरीके से बनना है और एक ये सीधे बनना है, ये भी एंगल इस तरीके से बनना है, तो इसमें विकल्प आकृति सी होगी। एक चीज़ और है इसमें, अगर आप ध्यान देख रहे होंगे तो बाकी सब जो है बच्चों समकोण से अधिक कोण, यानी कि अधिक कोण का निर्माण हो रहा है इसमें। देखो ये भी अधिक कोण बनना है, ये भी अधिक कोण बनना है, और ये भी अधिक कोण से अधिक कोण है, जबकि ये क्या हमारा न्यून कोण है। न्यून कोण इस तरीके से होता है ना, तो ये न्यून कोण का हमारा है, तो ये अलग कोण बना रहा है, तो विकल्प सी इसका उत्तर सही होगा। आगे बढ़ते हैं 91 देखते हैं। प्रश्न संख्या 91 से 95 तक देखते हैं। इस प्रश्न में पहले निर्देश पढ़ ले रहे हैं। इस प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर उत्तर आकृतियां हैं। उस आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति से पूर्णतः समान है। मतलब ये जो हमारी आकृति है इसकी तरह एज इट इज कौन सी आकृति होगी इन विकल्पों के अनुसार। तो इसमें से देखते हैं कौन सी आकृति इसमें फिट बैठती है। तो आप देखेंगे ये आकृति बिल्कुल डी से मिल रही है। कैसे मिल रही है? देखो इस तरीके से ये वाला एंगल इसमें मिल रहा है, ठीक है, और दूसरा एक एंगल इसमें इस तरीके से आ रहा है जो कि इसको पूर्ण कर रहा है। बाकी में आप देखेंगे कुछ ना कुछ कमी है, तो विकल्प डी इसमें सही है। अगला है हमारा 92 में आप ध्यान से देखोगे तो इसमें हमारी जो आकृति है वो सी मैच कर रही है। कैसे कर रही है ये भी बता देंगे हम। देखो एरो हमारा जो है ये इस तरीके से चल रहा है इधर को, फिर दूसरा एरो इस तरीके से जा रहा है, तीसरा इस तरीके से और चौथा इस तरीके से। अब इसमें जो आकृति है ए सी वाले में इधर बिल्कुल ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, चौथा भी ठीक है। बाकी आकृति आप देख रहे हैं जैसे ए में यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, और ये जो एरो चल रहा है ये अपोजिट यानी कि उल्टा चल रहा है, ठीक है, तो इसमें जो आकृति होगी वो सी ही सही होगी। अगली हमारी प्रश्न संख्या 93 में आप ध्यान से देखोगे इस ओर इस तरीके से जो एरो बना है इसमें यहाँ पर ये ब्लैक हो रहा है, तो इसमें ए वाले में भी ब्लैक हो रहा है और बी में भी ब्लैक हो रहा है, सी में नहीं हो रहा और डी में पूरा हो रहा है, तो ए और बी में से विकल्प हमारा एक सही होगा। दूसरा इसमें जो एरो के नीचे ये जो लाइन दे रखी है इस तरीके से ये जो लाइन दे रखी है ये आकृति हमारी केवल बी में सही हो रही है, ए वाले में अपोजिट हो रहा है, उल्टा हो रहा है, तो बी आकृति इसमें बिल्कुल सही होगी 93 में। आगे बढ़ते हैं 94 की तरफ। 94 में हमारी आकृति होगी इसमें बी, और बी क्यों होगी सही ये भी हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हमारा क्या है, हमारा यहाँ पर एक स्क्वायर है और इसमें बी आकृति में भी हमारा स्क्वायर है, जबकि यहाँ पर एक ट्रायंगल है, तो ये तो आकृति नहीं होनी है। यहाँ पर बराबर दे रखा है, ये आकृति भी नहीं होगी, यहाँ पर भी क्रॉस का निशान है, ये भी आकृति नहीं होगी, जबकि बी आकृति हमारी बिल्कुल मैच कर रही है, परफेक्ट है इसके प्रश्न आकृति के अनुसार, समस्या आकृति के अनुसार। अगला है हमारा 95 का जो विकल्प होगा वो होगा बच्चों सी क्यों होगा ये भी देख लेते हैं। देखो पहले में हमारा क्या है, यहाँ पर इस तरीके से गोला बना करके नीचे लाइन कर रखी है, ठीक है, एक इसने सर्कल बना रखा है, उसे पूरा क्या कर रखा है, कलर कर रखा है, जो कि इस आकृति में बिल्कुल नहीं है, पहली, दूसरी में भी नहीं है, तीसरी में आप देखोगे तीसरी में है और चौथी में नहीं है, तो सी आकृति हमारी बिल्कुल मैच हो रही है। अब चलते हैं 96 की ओर।
प्रश्न संख्या 96 से और 100 तक इसमें कुछ निर्देश हैं, इन्हें पढ़ ले रहे हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक समस्या आकृति दी है जिसका एक भाग अपूर्ण है। उत्तराकृति में से उस आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति से अधूरे भाग यानी कि कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह को पूरा करती हो। अब देखेंगे हम ध्यान से, तो इसमें हमने निर्देश पढ़ लिए हैं। अब देखेंगे इस आकृति में कौन सी आकृति है जो इसको फुलफिल करेगी यहाँ क्वेश्चन मार्क पर, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो आकृति बनेगी वो बनेगी हमारी 96 में डी वाली आकृति। देखो बिल्कुल मैच हो रही है इससे। अगर मैं इसको इस तरीके से लगाऊंगा तो एक ये और ये इस तरीके से जो जिगजैग बनेगा हमारा, ये इसको फुलफिल कर देगा। तो विकल्प जो है डी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगली ओर 97 की ओर बढ़ते हैं। 97 में हमारा जो उत्तर होगा वो भी हमारा डी ही होगा। और डी क्यों होगा ये भी देख लेते हैं। डी आकृति को आप ध्यान से देखोगे तो जो ये जो वृत्त बनना है बच्चों, हल्का सा कर्व दे करके ये कर्व हमारा यहाँ बनना है, जबकि इसमें देखो ये आकृति यहाँ इस तरीके से कर्व हो रहा है और यहाँ बहुत दूर जा कर के ले आकर रखा है और यहाँ पर सी भी हल्का सा मैच हो रहा है, ठीक है। दूसरी आकृति में क्या है, दूसरी आकृति जो होगी वो कुछ इस तरीके से बनाएगी जो कि इसको फुलफिल करेगी, किसको, डी वाली को। तो विकल्प डी इसका हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। 97 का क्या होगा, डी आंसर सही होगा। अगला है हमारा 98 देख लेते हैं। 98 में जो बनना है हमारा बी बनना है। और क्यों बनना है ये भी देख लेंगे। देखो ये एन बनना है इस तरीके से, फिर ये जो एन यहाँ पर लेटा हुआ है और यहाँ पर पड़ा हुआ है। जब यहाँ पर ये खड़ा एन बना रखा है इसने, तो यहाँ कैसा एन बनेगा हमारा, लेटा हुआ, ठीक है। अब एरो देखेंगे ध्यान से, तो लेटा हुआ तो ये भी है मगर ए वाला, किंतु इसमें एरो क्या है, इसमें जो एन है, आप एन को ध्यान से देखोगे जब इसको एंगल 180 घुमाएगा तो इसको इस तरीके से इसने ये बना रखा है, जबकि एंगल कौन सा बनेगा, ये बनेगा हमारा जेड टाइप में। तो जेड टाइप में हमारा ये बनना है और एक डी बनना है, किंतु डी में पीछे क्या हो रखा है, फुल स्टॉप लगा रखा है इस तरीके से डंडा जैसा। और जबकि इसमें क्या है, दोनों तरफ आप ध्यान से देखोगे तो एरो बनना है, ठीक है। तो यही हमें ढूंढना था। तो विकल्प जो है हमारा बी बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा इसमें। अगला है हमारा 99। और 99 को देखने से पहले जिन बच्चों ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें @नवोदय की क्लास। अगला है हमारा 99। अब देखेंगे आप इससे ध्यान से, तो इसमें जो हमारा एरो होगा आपको साफ दिख रहा है, इस तरीके से एरो बनेगा इस तरीके से। तो कौन सा विकल्प सही है हमारा, ए विकल्प इसमें बिल्कुल ठीक है, बाकी विकल्प गलत हैं। आज का जो आखिरी प्रश्न है 100, इसे देख लेते हैं। इसमें जो हमारा विकल्प होगा, इसमें हमारा विकल्प होगा 100 में बी। और बी क्यों होगा ये भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, इसमें जो ब्लैक हो रहा है यहाँ पर हो रहा है नीचे की ओर, इसमें ऊपर की ओर, इसमें कहाँ हो रहा है, इसमें भी इधर को हो रहा है। तो अब इसमें किधर को होगा, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर जब हो रहा है तो नीचे की ओर कौन सा विकल्प हो रहा है हमारा, ये वाला सही हो रहा है और एक ये वाला सही हो रहा है। अब हमें जो आकृति बनेगी किस तरीके से बनेगी, इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से। तो ये आकृति हमारी ये इस तरीके से बननी है, तो ये तो गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ये आकृति हमारी बिल्कुल सही है। और क्यों सही है, क्योंकि ये इससे मैच हो रही है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर होगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा पेपर। और पेपर को इसे खुद करें और कितने नंबर आए कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।